हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो इलाइड समूह के बारे में अपन डिस्कस कर लिया था। ये इलाइड समूह जो है वो क्या है, उसके बाद में उसमें अपन ने मोनोलाइट, केओलिनाइट और इलाइड समूह, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, इनके बीच में क्या अंतर पाया जाता है, इन सब चीज़ों का डिस्कशन कर लिया था। नेक्स्ट अप टू इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, वो करेंगे मृत्तिका खनिज का महत्व। मृत्तिका खनिज का महत्व। मृत्तिका खनिज का जो है महत्व है वो क्या क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, उन चीज़ों को देखेंगे। तो पूरा अप टू थ्योरेटिकल पोर्शन है, जितना ज़्यादा आप याद रख सकते हो उतना ज़्यादा, ठीक है। पिछला जो पढ़ा हुआ है वो इसमें मदद करता है, आसानी हो जाती है। अगर पिछले आपको नहीं याद है तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग डालो मृत्तिका खनिज का महत्व, और इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो मृत्तिका खनिज का महत्व। मृत्तिका खनिज का महत्व निम्नानुसार है। मृत्तिका खनिज का महत्व निम्नानुसार है। और इसमें फर्स्ट है वो है हेडिंग के रूप में लिखना मृदा उर्वरता। फर्स्ट है मृदा उर्वरता, और इसमें लिखो पहला पॉइंट, मृदा में मृत्तिका की उपस्थिति से, मृदा में मृत्तिका की उपस्थिति से पोषक तत्वों की प्राप्ति में, पोषक तत्वों की प्राप्ति में वृद्धि होती है। जिससे उर्वरता में वृद्धि होती है। जिससे उर्वरता में वृद्धि होती है। सेकंड, दूसरा डालोगे इसमें जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता, और जल धारण क्षमता इसमें लिखो मृत्तिका के कण, मृत्तिका के कण बहुत बारीक होते हैं तथा रंध्रों का आकार भी छोटा होता है। रंध्रों का आकार भी छोटा होता है, जिसके फलस्वरूप मृदा की जल धारण क्षमता में, जिसके फलस्वरूप मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है। तीसरा डालो धनायन विनिमय क्षमता, और जिसे अपन C.E.C द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, धनायन विनिमय क्षमता। और इसमें लिखो मृत्तिका की उपस्थिति से मृदा में धनायन विनिमय क्षमता में, मृत्तिका की उपस्थिति से मृदा में धनायन विनिमय क्षमता में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। नंबर 4 चौथा,
चौथा है पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता। पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता। और इसमें लिखो मृत्तिका के सूक्ष्म कण होने के कारण, मृत्तिका के सूक्ष्म कण होने के कारण इनका बाह्यतम क्षेत्रफल अधिक होता है। इनका बाह्यतम क्षेत्रफल अधिक होता है। सेकेंड पॉइंट इसी में, इन कणों के ऋणावेशित होने के कारण, इन कणों के ऋणावेशित होने के कारण धनायन अधिक मात्रा में अधिशोषित होते हैं। जिसके फलस्वरूप पौधों को पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगला पांचवी हेडिंग है पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि। पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि। इसमें लिखो मृत्तिका के सतह पर विभिन्न आयन जैसे और ये बहुत से लिखे कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, अमोनियम आयन और पोटेशियम आयन आदि धनायनों का अधिक मात्रा में अधिशोषण होने से पौधों के पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि होती है। तथा पौधों की आवश्यकता अनुसार ये तत्व मृदा विलयन से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट, अगला है नंबर 6 बंधक प्रभाव। बंधक प्रभाव में लिखो मृत्तिका के सूक्ष्म कण
मृत्तिका के सूक्ष्म कण आपस में मिलकर बड़े कणों का निर्माण करते हैं। तथा साथ में बालू के कणों को बांधने की क्षमता रखते हैं। जिसके फलस्वरूप मृदा की भौतिक अवस्था सुधरती है। तो इस प्रकार जो है ये मृत्तिका खनिज का जो है वो महत्व है कि किस प्रकार इसका क्या रोल है मृदा के लिए। नेक्स्ट अगला, ये अपना पहला पोर्शन कंप्लीट होता है अकार्बनिक कोलाइड का। नेक्स्ट उस चार्ट का जो मैंने चार्ट शुरू किया था उस समय बनाया था, उसका दूसरा हिस्सा है वो है दूसरा भाग कार्बनिक कोलाइड। ये पहला हिस्सा ही कंप्लीट हुआ है अभी तक, दूसरा हिस्सा है वो आज लेंगे, वो होंगे कार्बनिक कोलाइड, जिसमें एक ही है प्रमुख रूप से क्या हुआ है, ह्यूमस। ठीक है, तो नेक्स्ट अगली हेडिंग डालो कार्बनिक कोलाइड। अगर वो चार्ट याद है तो पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया है अकार्बनिक कोलाइड, दूसरा है कार्बनिक कोलाइड। तो हेडिंग है कार्बनिक कोलाइड और इसमें फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो, मृदा कार्बनिक कोलाइड ह्यूमस है। मृदा कार्बनिक कोलाइड ह्यूमस है। सेकंड पॉइंट लिखो, ह्यूमस गहरे भूरे रंग का, ह्यूमस गहरे भूरे रंग का या काले रंग का विच्छेदित अक्रिस्टलीय पदार्थ है। विच्छेदित अक्रिस्टलीय पदार्थ है जो कि जटिल पदार्थों का मिश्रण है, जो कि जटिल पदार्थों का मिश्रण है। नेक्स्ट अगला पॉइंट इसी में, ह्यूमस पर ऋणावेश उपस्थित होता है। ह्यूमस पर ऋणावेश उपस्थित होता है। नेक्स्ट अगला, ह्यूमस का निर्माण मुख्यतया कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। ह्यूमस का निर्माण मुख्यतया कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों से होता है। नेक्स्ट अगला, ह्यूमस के मिसेल में दो आयनिक परतें होती हैं। ह्यूमस के मिसेल में दो आयनिक परतें होती हैं, जिसमें आंतरिक परत ऋणावेशित
जिसमें आंतरिक परत ऋणावेशित तथा बाहरी परत धनावेशित होती है। बाहरी परत धनावेशित होती है। यहां पे मिसेल आया है। मिसेल क्या होता है? मिसेल क्या है? जैसे मान लिया ये ह्यूमस का कण है, ठीक है, तो ह्यूमस जो है इसकी आंतरिक परत, जैसे मान लीजिए ये आंतरिक परत है, ठीक है, ये इसकी परत है, तो ये जो है वो ऋणावेशित परत होती है। तो इस ऋणावेश के जो चारों ओर है वो मृदा से क्या होते हैं? धनायन अधिशोषित होते हैं। तो ये जो है वो बाहरी परत का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये तो होती है बाहरी परत, बाहरी धनावेशित परत, और ये जो होती है वो होती है आंतरिक ऋणावेशित परत, और ये जो है वो है ह्यूमस का मिसेल कण, ठीक है। यानी ह्यूमस खुद जो है वो कैसा है? ऋणावेशित है। तो उसका पूरी जो परत है वो क्या है? ऋणावेशित है। अब वो मृदा में से बाहर से किसको अधिशोषित करेगी? ऋणावेश किसको आकर्षित करता है? धनावेश को। तो धनावेश जो है उसके चारों ओर आके जमा हो जाता है। तो दो परतें बन गई। अंदर वाली परत, जैसे धनावेश जमा हुआ तो अंदर वाली परत तो क्या हो गई? ऋणावेश की, और बाहरी परत किसकी हो गई? धनावेश की। तो इस तरीके से इसमें दो आयनिक परतें बनती है, माइनस की और प्लस की। तो जब ये दोनों परतें बनती हैं तो इसको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? ह्यूमस का मिसेल कण, ठीक है। नेक्स्ट अगला गुण लिखो। ह्यूमस की प्रकृति, ह्यूमस की प्रकृति पीएच मान पर निर्भर होती है। ह्यूमस की प्रकृति पीएच मान पर निर्भर होती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट इसमें, मृदा की अत्यधिक अम्लता की अवस्था, मृदा की अत्यधिक अम्लता की अवस्था में ह्यूमस पर H प्लस आयन मजबूती के साथ जुड़े रहते हैं, मजबूती के साथ जुड़े रहते हैं, जिसके फलस्वरूप अन्य धनायनों द्वारा इन्हें सरलतापूर्वक प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। इन्हें अन्य धनायनों द्वारा सरलतापूर्वक प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। और आखिरी पॉइंट, मृदा की क्षारीय अवस्था में कार्बोक्सिलिक समूह में उपस्थित H प्लस आयन का आयनीकरण हो जाता है। H प्लस आयन का आयनीकरण हो जाता है,
ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो अपने पास कार्बनिक कोलाइड होता है, जिसमें मुख्य रूप से क्या पार्टिसिपेट होता है, वो होता है ह्यूमस। इसमें आपको ह्यूमस की प्रॉपर्टीज़, कुछ विशेष गुण आपको याद रखने होते हैं, जैसे विशेष रूप से कि ह्यूमस जो है वो किस रंग का है, दूसरा ह्यूमस पे जो है वो कौन सा आवेश पाया जाता है, ह्यूमस की परत कैसी होती है, ह्यूमस की दोहरी परत होती है, यानी 2 आयनिक परतें होती हैं, जिसमें आंतरिक परत, ये याद रखना होता है कि आंतरिक परत किसकी है, ऋणावेश की, और बाहरी परत किसकी है, धनावेश की, जिसमें बाहरी परत जो है वो अस्थिर होती है। पहली परत स्थिर रहेगी लेकिन जो बाहरी परत है वो अस्थिर है, क्योंकि मृदा में जो और भी धनायन है, तो जो शक्तिशाली धनायन है वो क्या करता है, जो पहले से जमा धनायन है उनको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और जो शक्तिशाली है वो यहाँ आके इसके ऊपर जमा हो जाएगा। तो ये बाहरी परत अस्थायी होती है, आंतरिक परत स्थायी होती है। बाहरी परत में जो है वो चेंजेबल किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है ये दोहरी परत होती है, जिसमें आंतरिक ऋणावेशित है और बाहरी धनावेशित परत है। दूसरा, ह्यूमस की जो प्रकृति है वो किस पर निर्भर करती है, पीएच के ऊपर, कि पीएच मान कितना है। अगर अम्लता बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे H+N बहुत ज़्यादा है, और अम्लता कम है और क्षारकता ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे HN की मात्रा क्या है, अपेक्षाकृत कम है। H+NO की मात्रा क्या है, कम है, वो विस्थानीकृत होते रहते हैं। तो वो सारा मान किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पीएच के ऊपर, कि पीएच किस प्रकार की है, पीएच बहुत ज़्यादा कम है कि पीएच बहुत ज़्यादा है, आवश्यकता से ज़्यादा है, 7 से वो, यानी बहुत ज़्यादा क्षारीय है या बहुत ज़्यादा अम्लीय है। तो सारी चीज़ किस पे डिपेंड करती है, वो पीएच वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो इस तरीके से अपना मृत्तिका का खनिज में महत्व क्या है वो हो गया, और ये सेकंड आपका कार्बनिक कोलाइड, ये कंप्लीट है। अब यहाँ नेक्स्ट अप टू जो आता है वो आता है कि कार्बनिक कोलाइड और अकार्बनिक कोलाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है, जैसे मांट-मोरिनोलाइट, केओलिनाइट और इलाइट, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, इनका फॉर्मूला क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था। अब ऐसे ही दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा वो ये है कि अकार्बनिक कोलाइड और कार्बनिक कोलाइड के अंदर डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, वो टेबल अपने को बनानी है। तो जो इनके बीच में डिफरेंस है, तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई है, आपको कार्बनिक कोलाइड भी बताया और अकार्बनिक कोलाइड भी बताया। छांट के देखो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, मूल अंतर क्या है, किन चीज़ों का है। बाकी इसे अपन नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे।